नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका अमरउजाला.com पर। और हम दोनों इस वक्त यहां पर मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि देखिए संसद का विशेष सत्र तो शुरू हो चुका है, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, वो भाषण भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हर आयाम को छुआ और अपने पूर्ववर्ती जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने सबका जिक्र किया, सबकी बात की। लेकिन आगे क्या होना है, आज की तक की बात जो हो रहा है वो तो लगातार हम आप तक अमरउजाला.com पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब नई बिल्डिंग में, नए संसद के परिसर में कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद आगे किस ओर कार्रवाई जाएगी, क्योंकि विशेष सत्र को लेकर बहुत सारी कयासबाजी हुई। सबने अनुमान लगाने की कोशिश की कि आखिर क्या होगा। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे विनोद सर से और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चाहूंगा, जो उनका आज 50 मिनट का भाषण था और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया सारी चीज़ों का। खास करके आमतौर पर हमने देखा है ऐसे मौक़ों पर और लोकसभा के भीतर भी कई मुद्दों को लेकर, पिछले प्रधानमंत्रियों को लेकर सवाल उठाते रहे, तंज करते रहे। लेकिन आज उनका भाषण जो था वो एक अलग तरह का भाषण था, स्टेट्समैन का भाषण टाइप कह सकते हैं उसको। देखिए, मुझे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अब तक संसद में दिए गए उनके सारे भाषणों से सबसे ज़्यादा शानदार लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आज वो भाजपा नेता की तरह नहीं, आज वो प्रधानमंत्री की तरह बोले, एक स्टेट्समैन की तरह बोले। और आज के मौके पर जैसा भाषण होना चाहिए था वैसा ही भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कि इमरजेंसी का जिक्र तो किया, लेकिन वो एक लाइन में जिक्र करके आगे बढ़ गए। जबकि आमतौर पर माना जाता था, हमें भी लग रहा था शायद इस पर रुकेंगे, इस पर कांग्रेस को घेरेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो चले गए। नेहरू जी का जिक्र उन्होंने कई बार किया और यहाँ तक क्या कहा कि नेहरू जी की गूंज से जो है हमको प्रेरणा मिलती है। स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट का जिक्र उन्होंने खुद किया। जिक्र किया उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया, बांग्लादेश के उसका संदर्भ लेते हुए। उन्होंने राजीव गांधी का हालांकि नाम नहीं ले पाए, शायद स्लिप हो गया होगा, लेकिन उन्होंने उनके समय जो 21 साल से बताता उम्र 18 साल की गई, वो जिक्र किया। अर्थव्यवस्था में जिस तरह सुधार किया नरसिम्हा राव ने, उनका जिक्र किया। अटल जी का जिक्र किया, स्वाभाविक था, अटल जी तो मनमोहन सिंह जी का भी नाम लिया, और फिर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, तो मोरारजी भाई का नाम लिया, शास्त्री जी का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह का नाम लिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्होंने बनाया। और इस तरह उन्होंने लगभग सभी प्रधानमंत्रियों का, जिनको पूरा काम करने का मौका मिला, उनका नाम लिया, उनका जिक्र किया। एक तो ये, और उनके योगदान को, फिर राष्ट्रपतियों का भी उन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब्दुल कलाम तक। और इसी तरह लोकसभा अध्यक्षों को का भी उन्होंने किया। कुल मिलाकर के देश के जिन नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना भूमिका अदा की है, उन सबका उन्होंने जिक्र किया, सबके योगदान को याद किया। यहाँ तक कि उन्होंने उन पत्रकारों को भी, यानी पत्रकारों को के भी योगदान को भी याद किया, जिसमें हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं जो पार्लियामेंट लंबे समय तक कवर करते रहे। तो अच्छा लगा एक प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर खड़े होकर के कम से कम मीडिया के पत्रकारों के योगदान को भी याद किया कि किस तरह हम लोग अपने ज़माने में जब पार्लियामेंट कवर करते थे तो वो देर रात तक सीटिंग्स होती थी और उसके बाद जाके रिपोर्ट करते थे। उस समय तो इतना ये भी नहीं था, सूचना तंत्र भी नहीं था। आज तो टीवी पे बैठ करके और इंटरनेट से ये मिल जाती है लाइव और इतनी आसानी से। और पार्लियामेंट होते ही भागना और भाग के वापस अखबार के दफ्तर आना और लिखना। और एजेंसी के जो हमारे पत्रकार हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब करना पड़ता था, उनको एक पहले की खबर देनी पड़ती थी बराबर। तो खैर वो सिस्टम था, तो उन्होंने उसको भी याद किया। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी का भाषण उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और बहुत बेहतरीन भाषण था। नहीं, मुझे एक चीज़ और लगता है, अब तक जिन मुद्दों पर आप घेरने की कोशिश करते रहे, कम से कम आज का जो उनका भाषण था, और आज ऐतिहासिक दिन के लिहाज से, क्योंकि 75 साल के बाद हम संसद भवन का जो परिसर है, बिल्डिंग है, उसको बदल के हम दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। इसका एक अपना इतिहास रहा है, जिसका जिक्र खुद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आपका तो लंबा अनुभव रहा है सर, और ख़ास करके वो कॉरिडोर, वो जो गलियारा है, उसका अपना एक कॉरिडोर है और उसकी अपनी एक कहानी है कि वहाँ से गुजरते गुजरते बहुत सारे फैसले हो जाया करते थे और बहुत सारे लोगों के लिए सोच बदल जाया करती थी, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती थी। हाँ, तो वो एक बदलाव होगा और ऐसे ऐतिहासिक दिन मुझे लगता है कि इसी तरह का भाषण होना चाहिए था। लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी शुरू हो गई है कि कुछ इन चीज़ों को छोड़ दिया, या और जिक्र होना चाहिए था, या थोड़ा और चीज़ें जोड़नी चाहिए थी। आदर्श जी, एक चित्रकार ने बहुत अच्छी कलाकृति बनाई जी, और उसने चौराहे पर लगा दिया कि इसमें आप गलतियाँ बताइए। अगले दिन जब वो गया तो उसकी बेचारा इतना दुखी हो गया कि इतनी गलतियां लोगों ने उसमें चिन्हित कर रखी थी। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तो बड़ा निराश हूँ, मैं तो सोच रहा था मैंने सुंदर कलाकृति बनाई, चित्र बनाया है, इसमें इतनी गलतियां की। तो उसने कहा दोबारा ये चित्र बनाओ
और इस बार लिखो कि कृपया गलतियां अगर कोई नजर आए तो सुधार भी दें। हाँ, तो अगले दिन उसने देखा ना किसी ने गलती बताई और सुधारने की बात ही नहीं थी। तो गलतियां देखना बताना ये तो मानव स्वभाव है जी। त्रुटियां। वही है कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा भरा है। अब ठीक है कुछ चीजें हो सकता छूट गई हूँ, कई बार ऐसा होता है। कोई आज के भाषण से मुझे कम से कम लगा कि कोई चीज जानबूझ के नहीं छोड़ी गई। उन्होंने जो जो जिन जिन घटनाओं का, जिन जिन ऐतिहासिक कार्यक्रमों का, कामों का, फैसलों का जिक्र किया जा सकता था, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज सबका जिक्र किया है। और इसीलिए देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं बड़ा समीक्षात्मक तरीके से व्याख्या करता हूं। मैं किसी का पक्ष में या विपक्ष में नहीं, मैं तो तथ्य के आधार पर बात करता हूं। और तथ्यात्मक रूप से आज का भाषण मोदी जी का मुझे तो सर्वश्रेष्ठ भाषण लगा, संसद में दिया गया। और जिस तरह से उन्होंने सबको याद किया, सबके योगदान को सराहा, और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई ऐसा मौका उन्होंने दिया जिससे उनकी आलोचना की जा सके। हाँ, सदन के बाहर जरूर जो उन्होंने जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने रोने धोने का जो एक शब्द इस्तेमाल किया, एक जुमला, वो थोड़ा सा जरूर कहीं ना कहीं अखरने वाला था, खासकर विपक्ष को, कि भाई विपक्ष अगर कोई बात कहता है, कोई अगर विरोध करता है, सहमति जाहिर करता है, तो उसको रोना धोना मत कहिए। हाँ, उसको उस नेगेटिव सेंस में लेकर मत जाइए। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बात हुई। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विनोद सर, मैं ये समझना चाहूंगा, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, उसके पहले एक बड़ी हवा बनी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हम आप भी कई बार चर्चा करते रहे, क्या होने वाला है सर? देखिए, कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, महिला आरक्षण का भी एक जन निकला है, वो भी चर्चा में है। जितने दिन का सत्र है उतनी ही बातें हैं जी। सबसे पहले शुरू हुआ एक देश एक कानून का हल्ला मचा। हाँ। उसके बाद कमेटी बन गई, उसमें एक आधार बना कि जो कमेटी बन गई। हाँ। जब कमेटी बनी तो मैं तो समझ लिया, मैंने कहा इतनी जल्दी ये होने वाला वैसे भी नहीं है। और कमेटी बन गई तो कमेटी को टाइम चाहिए, कमेटी को समय चाहिए, उस पर कंसल्टेशन होगी, बातचीत होगी। तो कम से कम ये स्पेशल सत्र उसके लिए नहीं है। फिर हुआ कि भारत और इंडिया वाला जो है कि इंडिया गठबंधन की वजह से भारत कम कर दिया जाए। लेकिन देखिए, वो एक मोदी जी ने एक ऑप्टिक्स किया कि उन्होंने जो है G20 की बैठक में उनकी जो नाम पट्टिका थी उसमें भारत लिखा हुआ था अंग्रेजी में, या राष्ट्रपति जी ने जो निमंत्रण पत्र भेजा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। ठीक है, एक प्रयोग है किया उन्होंने कि अंग्रेजी में भी है तो इंडिया की जगह भारत लिख दें। उसके बाद अभी हाल में उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी, टीम इंडिया शब्द ट्विटर से, उनके ट्विटर हैंडल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी भी लिखा हुआ है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इरादा नाम बदलने का है, मुझे ये लगा। और बाद में एक तरह से बहस ठंडी भी हो गई, क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, और अगर उसको क्लॉज 1 को चेंज करना होगा तो उसके लिए एक बड़े संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। और ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं ने इस बात पर उतना जोर भी नहीं दिया, और मुझे लगता है अब तो शायद जोर देना बंद ही हो गया जी। और एक मैसेज देना था दुनिया को, वो मैसेज क्लियर है। वो मैसेज उन्होंने दे दिया कि भाई हमको भारत के रूप में भी पहचान है हमारी। इंडिया के रूप में आप हमें जानते हैं, लेकिन दरअसल हम भारत हैं, और आप भारत में आए हैं तो भारत के रूप में हमारी पहचान हमारी भारत है, इसको जरूर ये उद्देश्य रहा होगा उनका। अब तीसरा आ गया था कि ये है महिला आरक्षण बिल। अब महिला आरक्षण बिल हो गया, फिर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की बात भी हो रही है। तो मुझे लगता है फिर एक यूसीसी का लोगों ने कहा, तो यूसीसी भी आके जा चुका है। हाँ, लेकिन यूसीसी तो मैं इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि देखिए, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले यूसीसी पे बड़ा जोरदार भाषण दिया था। लेकिन उसके बाद से जितने भी सार्वजनिक सभाएं उनकी हुई, जितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, चाहे वो सांसदों को संबोधित करना हो, चाहे कहीं भी हो, यूसीसी का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। तो ये अपने आप में क्या संकेत है कि यूसीसी की चर्चा के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई तमाम सारे अल्पसंख्यक समुदायों से, आदिवासी समुदायों से, सिखों से, सबसे, उसके बाद उनको लगा कि ये मामला जटिल है, अभी इसको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, हाँ, और एक प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में कर दिया है, तो पहले देखा जाए उसका क्या होता है। तो मुझे लगता है वो भी आने वाला नहीं। अब 2-3 चीजें हैं, एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट और एक महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका 2010 में बड़े जोर शोर से। लोकसभा में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जी और रामविलास पासवान जी उस समय थे, ये सारे, शरद यादव जी, इन लोगों ने उसको नहीं होने दिया, क्योंकि इनका ये था कि कोटा विदिन कोटा किया जाए। हाँ। उसमें पिछड़ी और दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। अब सरकार अगर महिला आरक्षण बिल ला सकती है, तो मुझे लगता है उसका प्रारूप बदला हुआ होगा, और वो सिर्फ वो नहीं होगा जो कांग्रेस शासन के टाइम समय राज्यसभा में पारित हुआ था। उस समय और इस समय भी बहुत परिवर्तन आ गया है। क्योंकि आप मैसेज देना चाहेंगे ना, भाई कांग्रेस को क्यों क्रेडिट देना चाहेंगे। तो जाहिर है वो उसमें, अगर ये सारे हमारे अनुमान हैं,
और एक चीज और, जैसा बीजेपी दावा करती रही है कि चुनावों में महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता है, हाँ। क्या उसके लिए भी ये वो भी एक है, और बढ़ाने के लिए दो बातें एक टूल हो सकता है? एक तो पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप लगा। वो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला हो, मणिपुर का मसला हो, या कुछ और घटनाएं इस तरह की हुई जिससे एक आरोप लगा, विपक्ष को मौका मिला कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नहीं है। तो महिला आरक्षण विधेयक ला करके एक तो इस आरोप को खारिज किया जा सकेगा। नंबर एक, महिलाएं, देश की जो 50% आबादी है महिलाओं की, उनको एक संदेश दिया जाएगा कि उनके सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा काम हुआ। तीसरी बात यह है कि अगर इसमें कोटा विद इन कोटा लागू किया जाता है तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो इंडिया अलायंस जिनको गोलबंद करने की कोशिश में है जाति जनगणना के माध्यम से, उस सवाल को भी हल किया जा सकेगा। उनको भी एक मैसेज दिया जाएगा कि देखिए हम, और साथ में अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया, क्योंकि 5 दिन है, 4 दिन बचे हुए हैं उसमें, और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जा चुकी है, और उसको उसमें भी कोटा विद इन कोटा है कि अति पिछड़ों को, उन जातियों को चिन्हित किया गया है जिनको आरक्षण का लाभ या तो एक बार मिला या नहीं मिला है, और उन जातियों को चिन्हित किया गया है जिनको कई बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है। तो उसमें भी एक हिस्सेदारी का सवाल है। तो ये बड़े काम है, जो ऐतिहासिक काम है जो ये सरकार कर सकती है। एक बात मुझे लगती है आदर्श, जो मैंने लिखा भी था, मुझे लगता है कि देखिए ये सारे विधेयक शीतकालीन सत्र में भी आ सकते थे। कोई सरकार पर रोक नहीं है, पूछने वाला था, कोई सरकार पर रोक नहीं है कि अभी जल्दी पड़ी हुई है भाई, आप 2 महीने बाद ले आते। इसके लिए विशेष सत्र की आवश्यकता थी। मुझे लगता है, मेरा राजनीतिक जो विवेक है, सेंस, वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के 1-2 ऐतिहासिक काम करके, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दें और नवंबर-दिसंबर में विधानसभाओं के साथ चुनाव, या जनवरी तक जो है जल्दी चुनाव कराने की ओर जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके एक तरफ तो एक एजेंडा जो है बदल जाएगा पूरे चुनाव का, जो अभी महंगाई, बेरोजगारी, दिशा सब बदल जाएगी, और सारी चीजें हैं ना, जिसपे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बैकफुट पर है, सत्ता तो एनडीए बैकफुट पर है, तो उसको लेकर के एक फ्रंट फुट पे आ जाएगी कि भाई हम इस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, और ये हमने किया है। दूसरा ये है कि जो विधानसभाओं के 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उनकी जो खबरें आ रही हैं, थोड़ा सा भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर के। राजस्थान, तेलंगाना में बीजेपी काफी इस समय जो तेजी से आगे बढ़ी थी, इस समय डाउन है, और मिजोरम में उसका कोई स्टेक नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान में जरूर उसको उम्मीद है शायद जो है, लेकिन वहां भी लोग कहने लगे कि नेक टू नेक फाइट होने लगी है। तो ऐसे में अगर, चूंकि मोदी जी के चेहरे पर लोग ज्यादा वोट देते हैं, और माना जाता है कि विधानसभा में भले बीजेपी को हरा दे, लेकिन लोकसभा में का चुनाव होगा तो मोदी जी की प्राथमिकता होंगे। तो इसलिए ये हो सकता है कि ये एक विचार हो कि जब मोदी जी खुद फ्रंट पे आ जाएंगे और साथ में विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो उस मोदी जी की लोकप्रियता का फायदा जो लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं में बीजेपी को मिल सकता है। एक दूसरा, सरकार ये कह सकती है कि हमने कमेटी बना दिया एक देश एक चुनाव के लिए, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन हमने कदम बढ़ा दिया है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, ताकि हो सकता है जो कुछ राज्यों के चुनाव जिनके 6 महीने के अंदर और होने हैं बाद में, या जैसे उड़ीसा और आंध्र का तो साथ ही होना है लोकसभा के, उनको भी प्रीपोन किया जा सकता है, और कुछ तो इस तरह से 7-8 राज्यों को के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में जाया जाए, और धीरे धीरे फिर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस दिशा में बढ़ा जाए। ये एक नैरेटिव बनाया जा सकता है, ये मेरा अनुमान है, आकलन है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि मोदी जी का सरप्राइज तो लोगों को पता नहीं होता है, अगर पता ही हो तो सरप्राइज कहेगा नहीं। और 370 के वक्त हम देख चुके हैं ये, इसीलिए ये सवाल 370 के वक्त हम देख चुके हैं। जब रामनाथ कोविंद जी का नाम राष्ट्रपति के लिए आया था, किसे पता था? द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, किसे पता था? गुजरात में जब मुख्यमंत्री बदला गया अचानक, रूपाणी जी को इस्तीफा करा के, जिनके नाम चले उनमें एक भी नहीं बना। बना कौन? भूपेंद्र सिंह पटेल। उत्तराखंड में नाम जिनके चलते रहे उनमें एक नहीं बना, बने पुष्कर सिंह धामी। तो ये चीजें अब सार्वजनिक मामले तो जितने हम लोग सोच सकते हैं, मीडिया के लोग, पत्रकार लोग या राजनीतिक नेता लोग, सब सार्वजनिक में गिना दिया। यही अहम हो जाता है ना सर, यही तो हम भी समझने की कोशिश करते हैं, और जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी जो है वो जनता के मन में भी उतनी है कि विशेष सत्र बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारी आपकी जो हम आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं कि मसला है क्या। अब कई लोगों को नहीं समझ आता विशेष सत्र का क्या मतलब है, उनके मतलब से संसद है तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई चलनी चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से आपने जिस दिशा में बात आगे बढ़ाई, मैं वही बात करना चाहूंगा, क्या सरकार को खतरा लग रहा है चुनाव को लेकर? मैं विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव की भी बात करता हूं। एक तरफ सरकार को, अगर इस तरह जिस स्पेकुलेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार खतरे में महसूस कर रही है अपने आप को? नहीं, सरकार लोकसभा में भी और अभी भी विधानसभा चुनाव में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे राजनेता हैं
जिनको जमीन की बहुत जबरदस्त समझ है, वो गुजरात से लेकर के और आज तक वो कोई चुनाव अपना आज तक हारे नहीं है जी। वो ठीक है, कर्नाटक में बीजेपी हार गई, बंगाल में हार गई, बिहार में 2015 में हार गई थी, दिल्ली में हार गई, पार्टी हारी है चुनाव। लेकिन जिस चुनाव में मोदी जी का स्वयं स्टेक पर हो, चाहे उनका अपना निजी विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, या उनके नेतृत्व में गुजरात विधानसभा के चुनाव रहे हो या लोकसभा के चुनाव हो, अभी तक हारे नहीं है। और उनको इस बात का अंदाज रहता है कि जमीन पर क्या हो रहा है। जिस तरह से विपक्ष, देखिए 2019 और 2024 का फर्क समझिए। 2019 में विपक्ष बुरी तरह बटा हुआ था, कांग्रेस के अंदर भी एक अहंकार था, 3 राज्य जीते थे उसने बीजेपी से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कर्नाटक में पूरी सरकार बना ली थी उसने, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने दी थी या वंचित कर दिया था। कांग्रेस को लग रहा था कि वो अकेले ही 150 पौने 200 सीटें ले आएगी और बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी, और राहुल गांधी ने चौकीदार वाला नारा भी दिया, और उनको लग रहा था कि इस तरह से, और फिर विपक्ष जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं, भाजपा विरोधी, वो झक मार करके उसका समर्थन करेंगे और 2004 की तरह सरकार बन जाएगी। ये कांग्रेस को गलतफहमी थी। और इधर पुलवामा हो गया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक राष्ट्रवाद का एक माहौल बना, और उसका फायदा मोदी जी को मिला और बीजेपी को मिला, और बीजेपी की सीटें घटने के बजाय और बढ़ गई, एनडीए की भी बढ़ गई। इस बात थोड़ा फर्क अभी तक ये है कि विपक्ष संगठित हो गया है, और इस बात को मोदी जी और अमित शाह या भाजपा के जो नेता हैं वो समझ रहे हैं, तो उनको कोई गलतफहमी नहीं है। एक नंबर एक, बीजेपी विपक्ष संगठित हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 3 राज्य हार जाती है या 4 हार जाए या 2 कांग्रेस, तो उसका जो नेगेटिव मैसेज जाएगा वो 24 के लिए, और संयुक्त विपक्ष चुनाव है, संयुक्त विपक्ष और फिर जीतती हुई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, मान लो तो इंडिया, तो उसका भी जो बनेगा परसेप्शन, वो बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसानदेह बनेगा, और विपक्ष को तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा 24 तक, अप्रैल मई तक, और अपने को गोलबंद करने का, सीट शेयरिंग, ये सारी चीजें, और मुद्दे हो सकता है तब तक पता नहीं महंगाई कितनी कंट्रोल होगी या बेरोजगारी कितनी कंट्रोल होगी, कुछ पता नहीं। अभी क्या है, G20 का एक माहौल है, जिस सफलता के साथ G20 हुआ है, चंद्रयान 3 की सफलता का माहौल है। फिर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मोदी जी अगर इस विशेष सत्र में कर देते हैं, उसका एक माहौल बन जाएगा, और जल्दी चुनाव का ये होगा कि विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा तैयार होने का। फिर उसमें आपस में सीट बंटवारे को लेके, एडजस्टमेंट को लेके, सबको लेके तनातनी जिस तरह की है, वो हो सकता है उसमें काफ़ी झंझट हो जाए। तो ये सब चीज़ें बीजेपी समझ रही है, इसलिए मुझे मेरा आकलन अनुमान है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मोदी जी जाने या सरकार जाने कि, लेकिन ये मुझे लगता है कहीं न कुछ जो है ऐसा बड़ा होने वाला है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव और एक देश एक चुनाव के नाम पर कुछ इस तरह से प्रीपोन किया जा सके। एक मैं बता दूं घटना, एक जानकारी होनी चाहिए हमारे दर्शकों को। 2002 में जब विधानसभा के चुनाव गुजरात के हुए थे, वो भी प्रीपोन्ड किए थे मोदी जी ने। 2001 में गोधरा के बाद, गोधरा की घटना हुई, उसके बाद गुजरात में जिस तरह की हिंसा हुई और दंगे हुए, और उसके बाद एक हिंदुत्व का बड़ा ज्वार पैदा हुआ, ये सब फरवरी मार्च में हुआ था। और चुनाव होने थे 2003 के फरवरी मार्च उस समय, उनको 4-5 महीने पहले करके नवंबर दिसंबर में किया गया था, प्रीपोन्ड किया गया था गुजरात के चुनाव को। तो रणनीति के तौर पर ऐसा नहीं जैसे कई बार लोग कह सकते हैं मोदी जी प्रीपोन्ड नहीं करते, प्रीपोन्ड एक बार वो कर चुके हैं परिस्थितियां देख करके, अगर इन हालातों को परिस्थितियां देख करके कि भाई अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल अभी है तो अभी मैदान में जाओ। हालांकि लोग उदाहरण देते हैं कि अटल जी ने प्रीपोन्ड कर दिए तो उसका नुकसान उठाना पड़ा था, ये भी एक उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण ये मोदी जी ने प्रीपोन्ड किया गुजरात में, उसका फायदा हो गया उनको। तो दोनों उदाहरण है। अब आकलन उनको करना है, और आकलन तो कर ही लिया होगा, करना क्या है, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो हमें 2-4 दिन में पता लग जाएगा। अगर कोई मतलब विशेष सत्र का, मुझे खाली यही लग रहा है कि विशेष सत्र की, भाई शीतकालीन सत्र में आप एक दिन पहले पूजा कर लेते हैं और नए परिसर में जाते और उसका सारी, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करना और उसके बाद विशेष सत्र बुलाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से इनकी तैयारी की गई है। भविष्य में क्या होगा
आने वाले दिनों में पता लगेगा। भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अनुमान लगा कुछ सकते हैं। झलकियां हमें अगले 2-3-4 दिन में दिख जाएंगी कि किस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात विनोद अग्निहोत्री सर ने बताई है कि किस तरीके से हो सकता है, स्पेकुलेशन है लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है पूरा स्पेकुलेशन उस पर ही आधारित है। और लगातार यही जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, और ऐसे में जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से। आदर्श मैं एक चीज बता दूं, सर 7 जून को मैंने अपना जो कॉलम में लिखता हूं अमरउजाला.com में कुरुक्षेत्र का, उसमें मैंने इशारा किया था इस चीज का, दोनों संभावनाओं में मैंने बात की थी। और उसमें मैंने एक बिंदु वहां से उठाया था कि मई में ये जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बाकायदा कार्यक्रम रखा गया, उसमें एडिटर्स को बुलाया गया, हम भी गए थे उसमें, और उसमें जो पूरी टैगलाइन है बीजेपी के प्रचार की वो है मोदी सरकार के 9 साल और गरीब कल्याण, उसकी टैगलाइन है। दो शब्द और है, मैं इसमें भूल रहा हूं। तो 9 साल क्यों, ये मेरे दिमाग में 9 साल पर फोकस क्यों? 8 साल लोग कह सकते हैं, सब 9 साल हुए थे तो 8 साल पे फोकस करना चाहिए था, 7 साल पे फोकस करना चाहिए था। अब 9 साल पे फोकस कर रहे हैं, जबकि 2019 में चुनाव जब हुए थे तब 5 साल पे फोकस किया गया था, मोदी सरकार के 5 साल। अब या तो अगर जनवरी फरवरी में करते 10 साल पे करते, लेकिन पूरा 9 साल पे फोकस किया गया। और सारा जो प्रचार और लोक संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, सारे मंत्री, सांसद, विधायक जो जनता के बीच में गए, जो यात्राएं निकाली गई, सब में था मोदी सरकार के 9 साल, मोदी सरकार के 9 साल। तो ये 9 साल वाला मुझे एक पत्रकार के रहते मुझे खटका कि 9 साल क्यों। तब मैंने इसकी थोड़ी छानबीन शुरू की, थोड़ा आकलन किया, तो कुछ तरह के संकेत मिले जो मैंने लिखा भी था कि 9 साल की क्या जल्दी हो सकते हैं चुनाव। और उसमें मैंने दोनों संभावनाएं जताई थी भविष्यवाणी कि ये अगर ये परिस्थितियां कहती हैं कि जल्दी हो सकते हैं, ये परिस्थितियां कहती हैं कि शायद समय पर हो। तो अब देखिए क्या होता है। मेरा आकलन और अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी। बिल्कुल, और आपका अनुभव भी है, उसी के आधार पर आप आकलन कर रहे हैं। लेकिन नजर हम सबकी बनी रहेगी, अमरउजाला.com पर लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे, क्योंकि इस विशेष सत्र में क्या कुछ होना है, और खुद पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा कि बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है सत्र, तो सबको इंतजार रहेगा। और लगातार अपडेट हर खबर से आपको करते रहेंगे। अमरउजाला.com पर आप लगातार बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।